शुरू करते हैं। कभी-कभी ना जब हम लीगल सिस्टम या न्याय व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में एक बहुत ही सीधी-सी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। एकदम क्लियर कट। हाँ, मतलब इसको एक आम मेडिकल प्रोसीजर की तरह देखा जा सकता है। जैसे हड्डी टूटने पर एक्सरे में वो दरार एकदम साफ दिख जाती है। राइट। और एक डॉक्टर तुरंत बता देता है कि प्लास्टर कैसे बंधना है। सब कुछ एक तय प्रोसीजर से होता है। एग्जैक्टली। और इंसानी दिमाग को ना चीजें ऐसे ही क्लियर और अलग-अलग खांचों में बटी हुई पसंद आती हैं। इससे एक तरह की सेफ्टी फील होती है। हाँ, एक सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन लेकिन क्या हो अगर मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि ये जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं वो सब फेल हो जाएं? वही तो। क्या हो अगर बीमारी सिस्टम के ही अंदर हो? तब एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है। जिसके पास सिर्फ नियम लागू करने की पावर ना हो, बिल्कुल। बल्कि जो पूरे सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाने के लिए रूल्स को नए तरीके से इंटरप्रेट कर सके। बिल्कुल। एक ऐसा आखिरी सेफ्टी नेट जो बस अंधाधुंध रूल्स फॉलो ना करे, बल्कि ये इंश्योर करे कि एंड में न्याय हुआ या नहीं। सही बात है। तो द डीप डाइव के आज के इस एनालिसिस में हम ठीक ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन को अनपैक करने जा रहे हैं, यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट। और सुनने वालों के लिए बता दें, आज के जो हमारे मेन सोर्सेज हैं वो थे केसारी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स हैं, जो सच में बहुत ही डिटेल्ड हैं। वाकई बहुत शानदार नोट्स हैं। और आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है, ये समझना कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अपेलेट कोर्ट नहीं है। मतलब सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं जहां लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को चैलेंज करने के लिए फाइल जमा होती है। हाँ, बल्कि ये एक ऐसा डायनामिक इंस्टीट्यूशन है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी संघीय ढांचे को बैलेंस करता है। और जब बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब ये सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ढाल बनकर खड़ा होता है। अब इस पूरे सेटअप में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसको डिजाइन कैसे किया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अदालतें सिर्फ दोषी या निर्दोष तय करती हैं। राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, यानी अधिकार क्षेत्र, वो पावर्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोच समझकर बनाया गया जाल है। बिल्कुल। इसमें ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी, रिट, रिव्यू और सुपरवाइजरी, ये सारे जुरिस्डिक्शंस आते हैं। तो चलिए इस पूरे ढांचे को एक-एक करके अनपैक करते हैं और देखते हैं कि ये अलग-अलग हिस्से मिलकर काम कैसे करते हैं। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस की सीढ़ी नीचे से शुरू होती है ना। हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और एंड में सुप्रीम कोर्ट। यही बेसिक सीक्वेंस है। राइट। लेकिन सबसे पहले उस सिचुएशन को समझना जरूरी है जहां इस सीढ़ी को पूरी तरह से बाईपास किया जा सकता है। मतलब बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए सीधा इस सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना। बिल्कुल। इसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, जो आर्टिकल 131 के अंडर आता है। ओके, तो आर्टिकल 131, लेकिन ये आम सिविल या क्रिमिनल केसेस के लिए तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट अपने सबसे प्योर फेडरल रूप में काम कर रहा हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर यूनियन ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच झगड़ा हो जाए। ओह अच्छा, या फिर दो स्टेट्स के बीच ही कोई बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो जाए। हाँ, तो वो लोग किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थोड़ी जाएंगे। ये देश की पावर और फेडरल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस होते हैं। एक तरह से सेंटर और स्टेट्स के बीच का हैवीवेट मुकाबला। एग्जैक्टली। लेकिन नोट्स में एक बहुत जरूरी कैवियट दिया गया है इस पर। इस झगड़े में किसी लीगल राइट का सवाल होना जरूरी है। मतलब बस कोई पॉलिटिकल डिबेट या भाषणबाजी नहीं चलेगी। सही कहा। अगर दो स्टेट सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 131 यूज नहीं कर सकते। इसका एक क्लासिक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हमारे सोर्सेज में। वो 1963 वाला केस ना, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ वही। इसकी कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। 1957 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट। अच्छा। जिसके अंडर सेंटर गवर्नमेंट उन जमीनों को अक्वायर कर सकती थी जहां कोयला था, नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे। राइट। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसका कड़ी टक्कर से विरोध किया। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गए। उनका लॉजिक था कि ये तो हमारी स्टेट की प्रॉपर्टी है, सेंटर यहाँ आकर जमीन कैसे ले सकती है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम सॉवरेन स्टेट हैं। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। तो फिर कोर्ट ने क्या तय किया? कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि भले ही स्टेट्स ऑटोनोमस हैं, पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका वाले एब्सोल्यूट ड्यूअल सॉवरेनिटी मॉडल पे काम नहीं करता। ओह, यानी नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट स्टेट्स की जमीन अक्वायर कर सकती है? हाँ,
इस एक डिसीजन ने तय कर दिया कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में हमेशा स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा और ये आर्टिकल 131 की वजह से ही रिजॉल्व हो पाया। वाह, तो ये तो हो गए बड़े गवर्नमेंट प्लेयर्स के लिए, पर आम सिटीजन्स का क्या मतलब? क्या एक आम आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? एग्जैक्टली क्या वहां कोई रास्ता है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, दिल और आत्मा। वही रिट जुरिस्डिक्शन है ना? हाँ। ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का सबसे डायरेक्ट रास्ता है। अगर स्टेट किसी सिटीजन के राइट्स का हनन करता है तो लोअर कोर्ट्स के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब यहाँ रिट्स की बात आती है। टेक्निकली थोड़े भारी टर्म्स लगते हैं, पर मीनिंग सिंपल है। बिल्कुल। 5 तरह के रिट्स होती हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, जिसका सीधा सा मतलब है शरीर को पेश करो। अगर पुलिस ने किसी को इलीगल तरीके से बंद किया है तो कोर्ट कहता है उसे तुरंत सामने लाओ। राइट। दूसरी है मैंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम करने से मना कर दे तो कोर्ट उसको ड्यूटी पूरी करने का ऑर्डर देता है। उसके अलावा प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी जैसी रिट्स भी हैं। हाँ, बेसिकली जब कोई लोअर कोर्ट अपनी औकात या जुरिस्डिक्शन से बाहर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन लगाकर उसे रोक देता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पैराडॉक्स सामने आता है। पैराडॉक्स सिचुएशन तो है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ें तो हाई कोर्ट्स के पास भी आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स इशू करने की पावर है, और टेक्निकली देखा जाए तो हाई कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ब्रॉड कैसे हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं बल्कि एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट इशू कर सकता है, जैसे नॉर्मल लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट निकाल सकता है। राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नैरोअर कैसे हो गया? वही ना, सरफेस पे बड़ा अजीब लगता है, पर इसके पीछे का रीजन वाकई डीप है। बहुत डीप है, क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ एक प्रोसीजरल पावर नहीं है, वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ओह, इसका मतलब अगर कोई नागरिक अपने राइट के हनन की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट मना नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बहुत काम है, प्लीज पहले हाई कोर्ट जाइए। जबकि हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो केस सुनने से इनकार कर सकते हैं। हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उन्हें सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहा गया है, न्याय देने से इनकार कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो ओरिजिनल और रिट को समझने के बाद अब उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा काम है। अपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अपीलें सुनना। राइट। जब लोग सीधे एंट्री नहीं ले पाते तो एक फिल्टर से गुजरना पड़ता है। ये देश की आखिरी उम्मीद वाला फिल्टर काम कैसे करता है? ये आते हैं आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक। इसको हमें एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वीआईपी पास सिस्टम की तरह देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के अपना केस ले आए। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल अपील्स में डिवाइड किया गया है। हाँ, तो आर्टिकल 132 और 133 के अंडर हर छोटे मोटे केस को तो एंट्री मिलती नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है। हाँ, हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना होता है कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का या जनरल इंपॉर्टेंस का कोई बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और आप हाई कोर्ट में हार गए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का टिकट नहीं कटा सकते। बिल्कुल नहीं। ये फिल्टर इसीलिए है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे आम मुकदमों की ऐसी बाढ़ ना आ जाए कि वो अपना मेन काम ही भूल जाए। पर क्रिमिनल केसेस में ये थोड़ा अलग है ना, जहां किसी की लाइफ का सवाल हो। वहां रूल बदल जाता है। आर्टिकल 134 के अंदर जिंदगी को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना गया है। तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में वहां सीधा राइट टू अपील मिलता है, कोई वीआईपी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया था, पर हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को पलटकर सीधे डेथ सेंटेंस दे दी। ओह, मतलब अचानक से सीधे मौत की सजा। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एग्जैक्टली। पर अब एक और सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए हाई कोर्ट ने वीआईपी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और केस डेथ पेनल्टी का भी नहीं है। ओके। लेकिन नीचे किसी ट्रिब्यूनल में बहुत भयंकर अन्याय हुआ है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो क्या जस्टिस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए? हाँ, यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 136 की, जिसको हम स्पेशल लीव पिटिशन या एसएलपी कहते हैं। राइट। और इसको लीगल दुनिया का ब्रह्मास्त्र कहना गलत नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र बिल्कुल सही टर्म है।
ये सुप्रीम कोर्ट को एक प्लेनरी या असाधारण पावर देता है। इसमें कोर्ट अपनी मर्जी से किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ अपील सुनने की परमिशन दे सकती है, बस मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़कर। पर वेट अ मिनट, अगर आर्टिकल 136 इतना ही ब्रॉड है तो क्या इससे कोर्ट में छोटे-मोटे केसेस का ढेर नहीं लग जाएगा? लोग यही सोचते हैं। मतलब क्या कोई 500 रुपए के ट्रैफिक चालान के लिए भी एसएलपी डाल सकता है? टेक्निकली हाँ, डाल तो सकता है, पर अगर मैटर इतना ट्रिवियल हुआ तो कोर्ट उसको 10 सेकंड के अंदर पहली ही हियरिंग में खारिज कर देगी। अच्छा, यानी सोर्सेज ने इस बात पे एम्फसाइज किया है कि ये कोई रेगुलर राइट टू अपील नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी न्याय की गंभीर विफलता को ठीक करने के लिए है। ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वाली सिचुएशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को पता था कि वो हर टेक्निकल इशू को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसा अंधा मोड़ आ सकता है जहां सब लॉज फेल हो जाए, इसलिए ये खुला दरवाजा रखा गया ताकि प्रोसीजर कभी न्याय में रुकावट ना बने। तो ये तो हो गई डिस्प्यूट सॉल्व करने की बात, पर इस अदालत का एक और बहुत इंटरेस्टिंग रूप है। कंसल्टेंट का रूप, प्रेसिडेंट के लीगल एडवाइजर के तौर पर। हाँ, जिसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं, ये आता है आर्टिकल 143 में। तो इसमें प्रेसिडेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी बड़े लीगल सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या कोई नया बिल आना है जिसके लीगल इफेक्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। पर नोट्स में इसको 2 क्लियर हिस्सों में बांटा गया ना, 143(1) और 143(2), और इनका डिफरेंस समझना काफी क्रूशल है। हाँ, 143(1) जो है वो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के सवालों के लिए है। इसमें कोर्ट एक्चुअली मना भी कर सकता है। कोर्ट कह सकता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हम कोई लीगल ओपिनियन नहीं देंगे। एग्जैक्टली, कोर्ट पोलाइटली रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन 143(2) में केस अलग है। वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज से जुड़ा है। अच्छा, यानी संविधान लागू होने से पहले के एग्रीमेंट्स। हाँ, उसमें कोर्ट मना नहीं कर सकती। राइट। उसमें एडवाइस देना मैंडेटरी है, पर सबसे खास बात जानते हैं क्या है? क्या? कोर्ट की दी हुई ये एडवाइस सिर्फ एक ओपिनियन होती है, कोई बाइंडिंग जजमेंट नहीं होता। मतलब प्रेसिडेंट इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल, ये ऐसा है कि कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप रूम में सबसे स्मार्ट इंसान से पूछते हैं, पर एंड में मर्जी आपकी होती है। वाओ। अब डिसीजंस लेने की बात हो रही है तो एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल आता है दिमाग में। क्या? आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो इंसान ही हैं, और इंसानों से तो गलती हो सकती है। तो जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट से गलती हो जाए तब क्या होता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आता है आर्टिकल 137 यानी रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। अपनी ही गलतियों को सुधारने की पावर। किसी भी जस्टिस सिस्टम में फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन बहुत जरूरी है। एक केस को जिंदगी भर थोड़ी ना खींच सकते हैं। हाँ, पर गलती को सुधारना भी तो उतना ही जरूरी है। इसीलिए रिव्यू की पावर है, पर ये सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि हारने वाला पार्टी नाराज है। इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सोर्सेस कहते हैं कि रिव्यू तभी हो सकता है जब कोई नया एविडेंस मिले जो पहले नहीं था, या फिर जब एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड हो, मतलब गलती इतनी साफ हो कि उसको प्रूव करने के लिए लंबी बहस ही ना करनी पड़े। और इसको वही जजेस अपने चेंबर में सुनते हैं जिन्होंने पहले केस सुना था, है ना? हाँ, ताकि वो खुद देख सकें कि सच में उनसे कोई चूक हुई है या नहीं। लेकिन इंडियन जुडिशरी का जो असली इनोवेशन है ना, वो तब सामने आता है जब ये रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो जाए, और फिर भी प्रोसीजर की किसी बड़ी गलती की वजह से किसी के साथ भयंकर अन्याय हो रहा हो। यहीं से जन्म होता है क्यूरेटिव पिटिशन का। बिल्कुल, ये पूरी तरह से इंडिया का अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, बाकी दुनिया में बहुत कम देखा जाता है। इसकी शुरुआत 2002 के उस फेमस केस से हुई थी, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। हाँ, वो टेक्निकली एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, जिसमें कोर्ट ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की डिक्री दे दी थी, जबकि एक पार्टी ने अपनी कंसेंट वापस ले ली थी। और अगर कंसेंट विड्रॉ हो गई तो म्यूचुअल डिवोर्स तो हो ही नहीं सकता। राइट। और जब रिव्यू फाइल हुई तो वो भी डिसमिस हो गई। तब ये सवाल उठा कि प्रोसेस का इतना बड़ा वायलेशन हुआ है और रिव्यू भी बंद हो गया, तो अब क्या? तब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि एक आखिरी तंत्र होना चाहिए जो नेचुरल जस्टिस के वायोलेशन को एड्रेस कर सके। इसको ना लोग एक गेम के सुपर रेफरी की तरह देख सकते हैं। सुपर रेफरी वो कैसे? मतलब सोचिए, एक फुटबॉल मैच खत्म हो गया है, फाइनल विसल बज चुकी है, टीवी रिप्ले का रिव्यू भी हो चुका और खारिज हो गया, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि रेफरी ने पैसे खाए थे या किसी मेन खिलाड़ी को डरा धमका कर मैच नहीं खेलने दिया। ओह आई सी। तो रिजल्ट फाइनल होने के बाद भी वो सुपर रेफरी मैच का रिजल्ट चेंज कर सकता है, क्योंकि प्रोसीजर में बेईमानी हुई थी। ये वाकई जस्टिस के मंदिर का सबसे आखिरी दरवाजा है।
तो हमने डायरेक्टली एंट्री देखी, अपील का फिल्टर देखा, एडवाइजरी रोल देखा और सेल्फ करेक्शन भी। पर एक बड़ा डाउट अभी भी बचा है। वो क्या? ये एक अकेली संस्था इंडिया जैसे इतने बड़े देश के पूरे लीगल सिस्टम को एक धागे में कैसे पिरोती है? वाकई केरला के किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट का जज भी वही रूल कैसे फॉलो कर रहा है जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है? इसका जवाब है कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर्स में, स्पेशली आर्टिकल 41 और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 141 तो पूरे लीगल फ्रेमवर्क को जोड़े रखने वाली गोंद है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का बनाया कानून भारत की सारी अदालतों पर बाइंडिंग होगा, जिसको हम स्टारे डिसाइसिस कहते हैं। मतलब जब कोर्ट कोई रूल इंटरप्रेट करता है तो वो देश की हर दूसरी अदालत के लिए एक रूल बुक बन जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस कानून का मतलब एक्स है, तो कोई भी दूसरी कोर्ट ये नहीं कह सकती कि हमारी नजर में इसका मतलब वाई है। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम की डिग्निटी बनाए रखने के लिए आर्टिकल 129 है, जो इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय के लिए इसके सारे डिसीजंस रिकॉर्ड में रहेंगे और कोर्ट के पास अपनी कंटेम्प्ट यानी अवमानना के लिए सजा देने की पावर है। ये पावर जजेस की किसी पर्सनल ईगो के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन की इज्जत बचाने के लिए है। अगर लोग डर के बिना ऑर्डर्स को इग्नोर करने लगेंगे तो रूल ऑफ लॉ ही खत्म हो जाएगा। सही बात है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा आर्टिकल है जिसे शायद कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पावरफुल टूल कहा जा सकता है, आर्टिकल 42। यस, कंप्लीट जस्टिस करने की पावर, यानी संपूर्ण न्याय। नोट्स में क्लियरली बताया गया है कि कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकती है जो किसी पेंडिंग केस में कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए जरूरी हो। कई बार स्ट्रिक्ट लॉज के बावजूद जस्टिस नहीं मिल पाता, या कोई ऐसी नई सिचुएशन आती है जिस पर पार्लियामेंट ने अब तक कोई लॉ बनाया ही नहीं है, जिसको लेजिस्लेटिव गैप कहते हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। कोर्ट आर्टिकल 142 यूज करके कह सकती है कि जब तक लेजिस्लेचर नया लॉ नहीं लाती, हमारा ये ऑर्डर ही देश का लॉ मानकर लागू होगा। ये तो बिल्कुल जस्टिस इंश्योर करने का आखिरी ट्रम्प कार्ड हुआ। बिल्कुल, ताकि लॉ की कमी की वजह से किसी का नुकसान ना हो। तो ओवरऑल इन सबको डिटेल में समझने का मतलब क्या निकलता है? मतलब यही कि सुप्रीम कोर्ट कोई आम बिल्डिंग नहीं है जहां बस वकील बहस करते हैं। ये वो आखिरी सुरक्षा कवच है जो हर आम इंसान के राइट्स को शील्ड करता है, चाहे गवर्नमेंट अपनी लिमिट क्रॉस करे या लॉज में कोई भारी कमी निकल आए। ये दरवाजा हमेशा खुला है। आज के एनालिसिस से ये तस्वीर बनती है कि ये एक बहुत ही लिविंग और डायनामिक बॉडी है। आर्टिकल 131 से सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स को हैंडल करने से लेकर आर्टिकल 32 में डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को बचाने तक। अपील फिल्टर करना, आर्टिकल 137 में अपनी गलतियां मानकर सुधारना और क्यूरेटिव पिटिशन जैसा इनोवेशन लाना। और आर्टिकल 141 से पूरे देश को डायरेक्शन दिखाना, फाइनली आर्टिकल 142 के थ्रू कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करना। एग्जैक्टली। ये ठीक उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसा ही तो हुआ जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी करता है और नए मेडिकल प्रोटोकॉल्स भी डिजाइन करता है। बिल्कुल। लेकिन इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हाँ, बताइए। आज के इस डिस्कशन और सोर्सेज से ये क्लियर है कि आर्टिकल 142 और 136 की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग असीमित पावर्स दिखती हैं। बहुत वास्ट पावर्स हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक न्यायिक संस्था यानी जुडिशरी कंप्लीट जस्टिस देने की कोशिश में इतनी पावरफुल हो जाए कि वो पार्लियामेंट की कमियों को खुद भरने लगे, मतलब जब अदालतें लॉ के खाली पन्नों पर खुद ही नियम लिखने लगे। राइट। तो क्या इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के पृथक्करण की जो बेसिक आइडियोलॉजी है उस पर कोई नया सवाल खड़ा नहीं होता? वाकई, कानून की व्याख्या करना और एक नया कानून बनाना, इनके बीच की लाइन काफी धुंधली हो सकती है इन असीमित पावर्स के चलते। बिल्कुल। जब जुडिशरी ही लेजिस्लेचर का काम करने लगेगी तो फिर चेक्स और बैलेंसेस का क्या होगा? ये एक ऐसा थॉट है जिसे हम अपने सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।